Hello everyone, welcome to our channel Akash Agarwal Classes. I am Professor Karan Agarwal एंड हम लोग यहाँ पर CMA फाउंडेशन का मैनेजमेंट का रिवीजन कर रहे हैं। जैसे कि आप जानते ही है, आकाश अग्रवाल क्लासेस आप लोगों के लिए ये खास रिवीजन सीरीज लेकर आए हैं जहाँ पर हम लोग अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, मैनेजमेंट, लॉ, ये सारे सब्जेक्ट्स जो है ये आप लोगों के लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये रिवीजन सीरीज लेकर आए हैं। जो रिवीजन सीरीज आप लोगों को बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है, और भी ज़्यादा मदद करने वाला है आपका CMA फाउंडेशन जो है क्लियर करने के लिए। ऑलरेडी काफ़ी स्टूडेंट्स से हमें फीडबैक्स मिल रहे हैं, मैसेजेस मिल रहे हैं, कॉल्स मिल रहे हैं कि वो बहुत हैप्पी है, ये सीरीज़ को देखकर बहुत हेल्प मिल रहा है। सो आप इस तरीके से आपके फीडबैक्स आते रहेंगे तो हमें इससे बहुत ज़्यादा और एनकरेजमेंट मिलेगा काम करने के लिए। स्टूडेंट्स का बहुत पॉजिटिव फीडबैक रहा है कि यस उनको सब्जेक्ट समझ में आ रहा है, जो है प्रॉब्लम्स जो भी उनका जहाँ पर भी कहीं उन्होंने कुछ भी पढ़ा होगा, सीखा होगा, तो जो डिफ़िकल्टीज थे वो सारे सॉल्व हो रहे हैं अच्छी तरीके से। कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैथ्स में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट में, अकाउंट्स में, लॉ में, सब सब्जेक्ट्स में जो है वो एक ऑलराउंड प्रिपरेशन स्टूडेंट्स का हो रहा है, राइट। सो वी आर वेरी हैप्पी विद दिस। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जस्ट कीप शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन अराउंड यू। आपके और भी जो फ्रेंड्स है जो CMA फाउंडेशन कर रहे हैं तो उन लोगों के साथ शेयर कीजिए। ये हमारे चैनल पर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, राइट। सो आज हम लोग जो चैप्टर नंबर 1 मैनेजमेंट प्रोसेस जो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में नया टॉपिक देखने वाले हैं, जिसका सिर्फ मैनेजमेंट से नहीं बाकी हमारी जिंदगी से भी बहुत गहरा रिलेशन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में। बिकॉज हमारे लाइफ में हमारे आसपास सिर्फ और सिर्फ रिलेशंस है, और रिलेशंस का लाइफलाइन होता है कम्युनिकेशन। किसी भी तरीके का रिलेशन हो, उस रिलेशन का लाइफलाइन होता है कम्युनिकेशन। एंड ये कम्युनिकेशन किसी एक वर्किंग एनवायरनमेंट के लिए, ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। सो ये एक इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट फंक्शन है कम्युनिकेशन। एंड मैंने ऑलरेडी बताया कि किसी भी रिलेशन का ये लाइफलाइन है। सो क्या है ये कम्युनिकेशन, क्यों है ये कम्युनिकेशन, ये सारी डिटेल्स जो है हम लोग बहुत अच्छी तरीके से आज यहाँ पर इस लेक्चर में करण सर के साथ डिस्कस करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट्स को इजी करने वाले हैं, राइट। आवर न्यू टॉपिक फॉर द डे, कम्युनिकेशन, राइट। चलो, the term communication is derived from the Latin word communis which means common। इसको प्लीज अगर आपके पास बुक है तो अंडरलाइन कर लीजिए। ये एक इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन बन गया है आपका कि कम्युनिकेशन ये शब्द कहाँ से आया। ये एक लैटिन वर्ड से आया जिसका नाम, जो वर्ड था कम्युनिस, जिसका मीनिंग है कॉमन। अभी क्या है इसका, द वर्ड कम्युनिकेशन स्टैंड्स फॉर द शेयरिंग ऑफ आइडियाज इन कॉमन। जो भी आपके फीलिंग्स है, इमोशंस है, आइडिया है, इंफॉर्मेशन है, ये सारी चीज़ें किसी और के साथ शेयर करना, किसी और को बताना, दिस इज नथिंग बट कम्युनिकेशन। whatever information you have, whatever knowledge you have, whatever feelings or emotions, whatever ideas you have, इन सब चीज़ों को किसी और को, वेदर वो पर्सन है या कोई ग्रुप है, उनके साथ ये शेयर करना, ये है कम्युनिकेशन। आपको पसंद आया है तो तुरंत आप इमोजी भेज देते हो, तुरंत लाइक का बटन दबा देते हो, तो आपने क्या किया, आपने कम्युनिकेट किया। आपने कम्युनिकेट किया कि जी हाँ ये वीडियो या ये पोस्ट या ये मैसेज या ये बात हमें पसंद आई है। ये भावना तुरंत सामने वाले को पहुंच गई। सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम हमारी फीलिंग या इमोशन या भावना को है किसी और के साथ शेयर कर रहे हैं। ये है नथिंग बट कम्युनिकेशन। अभी ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि बॉस जो है, मैनेजर जो है, वो पूरा टाइम आइडियाज जो है डिस्कस कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, प्लान्स जो है कम्युनिकेट कर रहा है, इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, इन्फॉर्मेशन जो है वो आसपास में नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ जो है शेयर की जा रही है, बांटी जा रही है, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, फीडबैक्स दिए जा रहे हैं। तो पूरा टाइम, पूरा समय जो है ऑर्गेनाइजेशन में हर लेवल पर, ऊपर से नीचे हो या नीचे से ऊपर हो या हॉरिजॉन्टल लेवल पर हो, आसपास में हो, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रहा है, आइडियाज शेयरिंग, पॉलिसीज, रिजल्ट्स, रिपोर्ट्स वगैरह, इन सब चीज़ों का जो है आदान प्रदान, लेना देना हो रहा है। तो मतलब हो क्या रहा है, एक्चुअली हो रहा है कम्युनिकेशन, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज एस्टैब्लिशेस अ कॉमन ग्राउंड फॉर अंडरस्टैंडिंग द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। इन सारे आइडियाज को
जो है इनको कम्युनिकेट करना ये क्या कर देता है, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग प्लेग्राउंड, एक प्लेग्राउंड बना देता है, कॉमन ग्राउंड बना देता है अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए। इट इज वाइटल टू ऑल मैनेजरियल एक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरह का मैनेजरियल एक्शन हो वहां पर कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा वाइटल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट कम्युनिकेशन इज द आर्टरी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन through which the decisions and instructions of the management flow down to all the to the lowest levels। अभी आपने साइंस में पढ़ा होगा हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स, आर्टरीज और वेन्स है, जो पाइपलाइन है जिसके थ्रू अच्छा खून पूरे बॉडी में फैल जाता है, फिर वेन्स है जो खराब खून है जो वो बॉडी वापस से जो है क्लीनिंग सिस्टम के उस फिल्ट्रेशन के पास आ जाता है, पंप होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। सो ये कम्युनिकेशन जो है इट इज वर्किंग लाइक एन आर्टरी, जिससे पूरा इंफॉर्मेशन, पूरा डिसीजन मेकिंग, पूरा नॉलेज, सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्लो हो रही है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है कि कम्युनिकेशन इज एन आर्टरी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर सारा डिसीजन, सारे इंस्ट्रक्शन जो है वो लोएस्ट लेवल तक जो है वो कम्युनिकेट किए जा रहे हैं, फैलाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं। It also conducts upward the pulse of the workforce in the organization, नीचे से ऊपर pulse of the organization, ऊपर top level management तक लेकर जाता है। It is the process of passing information and understanding from one person to another. Communication is the process of passing information and creating understanding from one person to another. According to Dalton McFarland, again ये important definition है, किसी specific person ने कोई definition दिया हुआ है वो exam में पूछा जा सकता है। Communication is the process of meaningful interaction among human beings. More specifically, it is the process by which meanings are perceived and understandings are reached among human beings. फिर देखो एक और डेफिनेशन आ गया है, ये अगेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है। हर्बर्ट ए साइमन ने हमें कुछ कम्युनिकेशन का डेफिनेशन दिया है। प्रोसेस वेयर बाय डिसीजनल प्रीमाइसेस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर। लगभग वही बातें कर रहे हैं, सब अपने अपने तरीके से जो है डेफिनेशंस बताते हैं। इन वर्ड्स ऑफ न्यूमैन एंड समर, कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस बाय टू और मोर पर्संस। ये मुझे थोड़ा ज़्यादा रिलेट करने के लिए आसान लगा, इसलिए मैंने ऑलरेडी आप लोग को ये डिस्कस कर लिया था। सो ये सारे लोगों ने जो भी हमें डेफिनेशंस दिए हुए हैं ये हमें पता होने चाहिए, तो प्लीज़ आप लोगों को इसके ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस करना है। ऑब्जेक्टिव्स में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। देखो कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, जब तक एक कॉमन प्लेटफॉर्म बिल्ड नहीं हो जाता है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो जाती है कि मैंने प्लान बनाया हुआ है पर इम्प्लीमेंट करने वाले लोगों तक प्लान पहुंचा नहीं है, या उसका इंपॉर्टेंस या उसका इम्पैक्ट या उसका सिग्निफिकेंस पहुंचा नहीं है, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुआ नहीं है, तो वो काम कर नहीं पाएंगे। ये एक फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि क्यों कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। फिर मिस इंटरप्रिटेशंस, मिस अंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट नहीं होने चाहिए, उसके लिए कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। फिर प्रॉपर फीडबैक मिलने चाहिए, वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल रहना चाहिए, वो पॉइंट ऑफ व्यू से भी कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग के लिए कम्युनिकेशन इज प्लेइंग अ वेरी की रोल एंड इट इज प्रेजेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेशन सिर्फ टॉप लेवल को करना है, जैसे प्लानिंग टॉप लेवल को करनी थी, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर कम्युनिकेशन एट ऑल लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, जो वर्टिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड है, प्लस हॉरिजॉन्टल लेवल पर, मतलब हमारे आसपास में भी सेम डिपार्टमेंट में या सेम लेवल के लोगों में जो है कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज अ प्रोसेस बाय विच मैनेजरल फंक्शंस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आर अकम्प्लिश्ड। ये ऐसा फंक्शन है जिससे बाकी के सारे फंक्शंस जो है जो हम लोगों ने अभी पढ़े हैं वो सारे अकम्प्लिश किए जा सकते हैं। Without a formal system of communication, it is not possible for an organization to exist. Yes, and secondly, communication is an activity to which the manager devotes an overwhelming proportion of his precious time. पूरा टाइम वो आइडियाज समझा रहा है, प्लान्स बता रहा है, डिसीजंस दे रहा है, लोगों को मोटिवेट कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, गाइड कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, ये सब चीज़ों के लिए जरिया वो एक ही यूज़ कर रहा है जो है कम्युनिकेशन। तो उसका बहुत सारा एक्टिविटी जो है कम्युनिकेशन में ही लगा हुआ रहता है, एनर्जी। फिर कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। इन ऑर्गेनाइजेशंस कम्युनिकेशन टाइज पीपल एंड स्ट्रक्चर्स टुगेदर। कम्युनिकेशन इज अ ब्रिज ऑफ मीनिंग बिटवीन टू और मोर पीपल। ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है।
इट इज अ ब्रिज ऑफ मीनिंग बिटवीन टू और मोर पीपल, उनको कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए, जो गैप है उन लोग के बीच में, वो गैप को फिल करने के लिए कम्युनिकेशन यूज होता है। एंड आप लोगों को तो कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस ज़्यादा ही पता रहेगा, आपके आसपास में इतने सारे रिलेशंस है जहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं होता है, तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है। गुड नाइट का रिप्लाई नहीं गया टाइम पर तो क्या इम्पैक्ट होता है उस चीज़ का, आप लोग को अच्छे से मेरे से ज़्यादा पता होगा, राइट। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ आइडियाज टू एक्ट इन इट। Effective communication is a substance of good management. Communication is not a substitute for good management. It is a part, it is a substance of good management. ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। कम्युनिकेशन तो हमारे लिए जरूरी साथ में ही आ रहा है, इनहेरेंट ही यही है, हमारे साथ में ही प्रेजेंट है, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है कम्युनिकेशन के। अभी हम लोग देखेंगे द एक्चुअल कम्युनिकेशन प्रोसेस, कि ये जो हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस है, जो कम्युनिकेशन की बात करें, उसके एलिमेंट्स क्या है, उसके पार्ट्स क्या है। द बेसिक एलिमेंट्स इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस आर एज फॉलोज। कम्युनिकेशन ऐसे नहीं कि मैंने बोल दिया और कम्युनिकेशन हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कम्युनिकेशन की, जैसे मैंने आपको बोला कि यार पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, मैंने आपको कम्युनिकेट कर दिया, तो ये एक ही एसेंस नहीं है कि मैं स्पीकर हूँ और आप रिसीवर हो, मैंने बोल दिया और आपने सुन लिया, कम्युनिकेशन हो गया। नहीं, ये एक बहुत डिटेल, एक बहुत डीप कॉन्सेप्ट है कम्युनिकेशन का। इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो शायद आप जानते होंगे, पर इस तरीके से आपने उनको कभी देखा नहीं होगा, इसलिए इंटरप्रिटेशन किया नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया नहीं होगा, जो अभी हम लोग करने वाले हैं। चलो देखते हैं द एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर बेस्ड एग्जाम में एमसीक्यूज बनते हैं बहुत सारे। देखो मैं ऑलरेडी मार्क किए हुए येलो के अंदर जो एमसीक्यूज बने हुए एग्जाम्स में आते हैं, आए हुए हैं, आ भी सकते हैं। तो ये इनका अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, हमको समझ में आ गया तो रट्टा ना मारना नहीं पड़ेगा। फटाफट एक एक एलिमेंट देखता हूं मैं। द कम्युनिकेटर और द सेंडर, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, इसीलिए ये नंबर 1 पे आया है। ये फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट स्टेज है। कम्युनिकेटर या सेंडर, जो मैसेज देने वाला है वो सेंडर है, वो कम्युनिकेटर है, यस और नो, राइट। अभी ये फर्स्ट पर्सन है, ये फर्स्ट हिस्सा है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट एलिमेंट है। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन स्टार्ट्स विद द कम्युनिकेटर। अगेन एमसीक्यू क्वेश्चन हो गया, देखो यहाँ पर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन किससे स्टार्ट होता है, कम्युनिकेटर से स्टार्ट होता है। एग्जाम में एमसीक्यूज में कम्युनिकेटर वर्ड होगा या सेंडर वर्ड होगा, तो दोनों में से एक जो है वो आपको टिक करना है। मैं क्लिक बोल रहा हूँ, अभी तो ऑनलाइन एग्जाम है तो क्लिक भी कर सकते हैं आप। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन स्टार्ट्स विद द कम्युनिकेटर। In an organization, communicators can be managers, can be non-managers, can be departments, outside public, वहाँ से feedback आ रहा है आप लोगों को, वहाँ से queries आ रही है, वहाँ से problems आ रही है, customers, etc., etc. Without communication, an organization cannot function. The communicator has a message or an idea or information to be communicated. तो जो communicator है ये first person है जिसके पास कोई आइडिया है या इंफॉर्मेशन है या मैसेज है, जो वो किसी ना किसी को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर पास करना चाहते हैं। हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन से बाहर से कोई तो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पास करना चाहता है, कोई आउटसाइडर हो सकता है, कस्टमर हो सकता है, क्लाइंट हो सकता है, कॉम्पिटिटर हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकती है, कुछ भी। सो ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है जो है कम्युनिकेटर। कम्युनिकेशन स्टार्ट्स विद द कम्युनिकेटर। अभी कम्युनिकेटर है तो जो सेकेंड एलिमेंट आ जाता है वो है एनकोडिंग। एनकोडिंग क्या है, दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। एनकोडिंग इन्वॉल्व्स सिलेक्टिंग द लैंग्वेज इन विच द मैसेज इज टू बी गिवन। एक लैंग्वेज, एक तरीका जिसमें हमें मैसेज पास करना है, वो सिलेक्ट करना इज नथिंग बट एनकोडिंग। मतलब हमारा मैसेज क्रिएट करना है। अब वो मैसेज हमें, जैसे अभी हम लोग व्हाट्सएप पे या कहीं पर भी चैट करते हैं तो कभी टाइप करके वर्ड्स में लिख के भेजते हैं, कभी शॉर्ट फॉर्म्स में लिख के भेजते हैं, TTYL BRB ABC वगैरह वगैरह जो भी आप यूज़ करते हो। फिर या कभी हम लोग इमोजीज यूज़ करते हैं, कभी हम लोग जो है GIFs यूज़ करते हैं, या कभी आप लोग जो है वो नहीं क्या स्टिकर्स वगैरह है वो यूज़ करते हैं। मतलब क्या, आपको मैसेज देना है, वो मैसेज आप कोई मीम यूज कर लेते, कभी GIF यूज कर लेते, तो आपको मैसेज देना है, वो मैसेज आपने एनकोड किया, आपने वो मैसेज क्रिएट किया, एक लैंग्वेज सिलेक्ट किया कि इस लैंग्वेज के थ्रू मुझे वो मैसेज पास करना है। कभी हमको हाई करना है, कभी भाग जा ऐसा करना है, तो शब्द से बोलने की जरूरत नहीं, हमने सिर्फ क्रिएट किया कि जा भाग जा, तो ये क्या हो गया, हमने मैसेज क्रिएट किया। ये है एनकोडिंग, ये सेकेंड स्टेप है, ये सेकेंड एलिमेंट है।
मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन में भी देखो, स्पीकिंग, राइटिंग, सिग्नलिंग, जेस्चरिंग, फिजिकल कॉन्टैक्टिंग, हैंडशेक, हिटिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब तरीकों से, इन सब माध्यम को यूज करके हम लोग जो है वो मैसेज को कोड कर सकते हैं, मतलब मैसेज क्रिएट कर सकते हैं। फिर थर्ड वाला है द एक्चुअल मैसेज। भाई हमारा मैसेज क्या है, हमें बात कौन सी बोलनी है, हमें कम्युनिकेट क्या करना है ना, हमें जो एनकोड कर रहे हैं वो एक्चुअल हमारा मैसेज है। अभी ये मैसेज कोई डिसीजन हो सकता है, कोई इंफॉर्मेशन हो सकता है, कोई आइडिया हो सकता है, राइट। द मैसेज इज व्हाट अ कम्युनिकेटर इज कम्युनिकेटिंग, विदाउट दिस देयर इज नो कम्युनिकेशन एट ऑल। ये मैसेज ही है जो एक्चुअली कम्युनिकेटर को बताना है, देना है, किसी को सेंड करना है, कम्युनिकेट करना है। The message sent by the person should be stated in clear and unambiguous terms। बिल्कुल भी confusion नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल, एकदम जो है क्लियर तरीके से मैसेज देना जरूरी है, तो ही जाकर वो मैसेज या रिपोर्ट या रिजल्ट या आइडिया जो है उसका अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने वाला है, एक्सेप्टेंस होने वाला है। यस, तो जो हमारा थर्ड एलिमेंट है वो मैसेज है। फिर एलिमेंट नंबर 4 इज द मीडियम। किस रास्ते से, किस जरिए से, किस माध्यम से हम मैसेज भेजने वाले हैं। हम लोग मैसेज ईमेल से भेज रहे हैं, पोस्ट से भेज रहे हैं, व्हाट्सएप से भेज रहे हैं, चैट पर भेज रहे हैं, कबूतर के गले में बांध कर भेज रहे हैं, वॉट एवर दैट में भी, ये हमारा मीडियम है। द मीडियम में भी फेस टू फेस कम्युनिकेशन, टेलीफोन, ग्रुप मीटिंग्स, कंप्यूटर्स, मेमोरेंडम्स, पॉलिसी स्टेटमेंट्स, शेड्यूल्स, फोरकास्ट वगैरह वगैरह, ये सब तरीके हैं जिनके थ्रू हम मैसेज दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन चार्ट है, मैंने एक प्रोडक्शन चार्ट आज यहाँ पर बनाकर रख दिया जिसमें लिखा है कि भाई 5 AM को क्या प्रोडक्शन स्टार्ट होगा, 10 AM तक क्या क्या होना चाहिए, 12 o'clock को क्या करना है, शाम को 5 PM को क्या करना है। तो इसके अंदर सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, कितना प्रोडक्शन कितने बजे किधर किधर किस किसने कर लेना चाहिए। तो ये क्या है, दिस इज द मीडियम जिसके थ्रू मैंने इन्फॉर्मेशन को पास किया हुआ है। समटाइम्स नॉन वर्बल मीडिया सच एज फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, टोन ऑफ वॉइस, जेस्चरिंग एक्सेट्रा कैन ऑल्सो बी यूज्ड। यस, thus the transmission of message may be done orally, in writing or by gesturing। ये है हमारा medium। The medium is said to be the carrier of message sent by a person to another। ये important है, ये important MCQ है, प्लीज इसको अंडरलाइन कर लीजिए। इट इज द कैरियर ऑफ द मैसेज, जो एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को मैसेज भेजा है, उसको जो कैरियर है, जो उसको कैरी करने वाला है, वो माध्यम इज नथिंग बट द मीडियम। फिर आता है डिकोडिंग। पहले हमने देखा था एनकोडिंग, जहां पर हम लोग क्रिएट कर रहे थे कि किस तरीके से मैसेज को हम लोग पास ऑन करेंगे। अभी आ रहा है डिकोडिंग। डिकोडिंग में मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं, मैसेज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन क्रिएट कर रहे हैं। दिस इज नथिंग बट डिकोडिंग। अगर अभी आप लोगों ने कोई डिटेक्टिव वाली मूवी देखी होगी, या ये नहीं क्या ऐसे कुछ मूवीज देखी होंगी, स्पाई थ्रिलर्स वगैरह देखे होंगे, तो उनके अंदर मैसेजेस जो है वो कोड से पास ऑन होते हैं। तो फिर जो सामने वाला पर्सन है वो मैसेज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है कि क्या बोल रहा है सामने वाला। तो व्हाट ही इज डूइंग इज ही इज डिकोडिंग, ही इज इंटरप्रेटिंग द कोड। डिकोडिंग इन्वॉल्व्स इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज बाय द रिसीवर। यहाँ पर रोल किसका है, यहाँ पर रोल रिसीवर का है, क्योंकि रिसीवर जो है डिकोड करने वाला, उसे मैसेज रिसीव हो गया, अभी वो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। तो दिस इज इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज बाय द रिसीवर। ये अगेन एक MCQ क्वेश्चन आ गया आप लोग के सामने। इंटरप्रिटेशन लार्जली डिपेंड्स ऑन परसेप्शन, पास्ट एक्सपीरियंस, एटीट्यूड्स ऑफ द रिसीवर। बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं जिस पर इंटरप्रिटेशन डिपेंड करता है। फिर आगे आता है अगला एलिमेंट विच इज द रिसीवर। अभी ये रिसीवर बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। अ कम्युनिकेटर हैज टू कम्युनिकेट विद सम पर्सन हु इज कॉल्ड एज द रिसीवर। कम्युनिकेटर ऐसे हवा में बात नहीं करने वाला है, वो मैसेज किसी और को पास ऑन कर रहा है, वो इंफॉर्मेशन किसी और को दे रहा है, जो पर्सन हमारा रिसीवर है। While communicating, the person should carefully understand the receiver। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसीवर का अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैसेज क्रिएट करना जरूरी है। रिसीवर स्कूल जाने वाला बच्चा है तो टीचर का कम्युनिकेशन अलग रहता है, रिसीवर प्रोफेशनल कोर्स वाला बच्चा है तो उसका जो है तरीका अलग रहता है। सो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिसीवर बहुत इंपॉर्टेंट है। द कम्युनिकेटर शुड टेक इनटू अकाउंट द रिसीवर, हिज डिकोडिंग एबिलिटीज, उसका अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैपेसिटी कितना है वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें जो है वो ध्यान में रखते हुए कम्युनिकेटर ने काम करना चाहिए। रिसीवर एक इम्पॉर्टेंट जो है पर्सन है, एक इम्पॉर्टेंट जो है एस्पेक्ट है इस कम्युनिकेशन प्रोसेस का। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज ऑलवेज रिसीवर ओरिएंटेड एंड नॉट मैसेज ओरिएंटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, प्लीज इसे अंडरलाइन कर लीजिए। दिस इज एन MCQ क्वेश्चन।
जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो मैसेज ओरिएंटेड नहीं है, वो रिसीवर के हिसाब से बनाए गए मैसेज में उसकी सिग्निफिकेंस है, मतलब वो हमेशा रिसीवर ओरिएंटेड है। मैसेज कुछ भी हो, लेकिन अगर वो रिसीवर को ध्यान में रखते हुए बनाया नहीं गया है, एनकोड नहीं किया गया है, तो उसका सिग्निफिकेंस कुछ भी रहने वाला नहीं है। दैट इज वाई इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज ऑलवेज रिसीवर ओरिएंटेड। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी हमने इंपॉर्टेंस ऑफ रिसीवर देखा, फिर जो अगला जो एलिमेंट है वो है फीडबैक। अभी मैंने रिसीवर को मैसेज, मैं कम्युनिकेटर हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ चेन में और आप रिसीवर हो, मैंने मैसेज भेज दिया, आपके हिसाब से मैंने ये लेक्चर्स क्रिएट कर लिए, आपकी पसंद की भाषा में, आपको जो स्टाइल सूट हो रहा है, पेस जो सूट हो रहा है, टाइम जो सूट हो रहा है कि भाई एग्जाम से 1 महीना 2 महीना पहले आया है तो यहाँ पर रिवीजन अच्छी तरीके से हो जाएगा, तरीका जो है लेक्चर्स कंडक्ट करने का वैसे बनाए हैं। तो कम्युनिकेटर ने रिसीवर को ध्यान में रखते हुए मैसेज बनाए हैं, राइट, उसका एबिलिटी के हिसाब से, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैसेज बनाए हैं। अभी रिसीवर को मैसेज मिल भी गया है, पहुंच भी गया है, समझ भी गया है, तो उसके बाद एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है जो है फीडबैक का। फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज एन एसेंशियल टू सी दैट नो डिस्टॉर्शन बिटवीन द इंटेंडेड मैसेज एंड रिसीव मैसेज एग्जिस्ट। मतलब जो मैंने चाहा था वही मैसेज आप तक पहुंचा है क्या नहीं, वही अंडरस्टैंडिंग आपको क्रिएट हुआ है या नहीं, वो चेक करने के लिए फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टीचर पढ़ाने के बाद पूछती है ना समझा क्या, तो वो क्या कर रही है, आपसे फीडबैक ले रही है, ताकि जो मैंने बोला है, जो मैंने समझाया है, बताया है, वो आपको समझ में आया है या नहीं, ये आपके फीडबैक से टीचर को पता चलता है। सो दैट इज वाई फीडबैक इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। एंड लास्ट वाला है एज यूजुअल नॉइस। नॉइस इज नथिंग बट अ डिस्टर्बेंस। मैं लाइव लेक्चर ले रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट का कुछ इशू हो जाता है, कनेक्टिविटी में इशू हो जाता है। नॉइस इज नॉट जस्ट द बैकग्राउंड नॉइस की कोई आवाज़ हो रहा है, कहीं पर काम चल रहा है या कहीं पर कुछ म्यूजिक चल रहा है, नॉट जस्ट दैट नॉइस। कोई भी तरह का डिस्टर्बेंस जो मैसेज को खराब कर सकता है उसको हम लोग नॉइस बोलेंगे। It is disturbance that tends to obstruct the smooth flow of communication and reduces the clarity of the message. It is any kind of disturbance जो smooth flow को obstruct कर रहा है और reduce कर रहा है clarity of the message, इसको हम लोग noise बोलेंगे। For example, attention नहीं है, जो receiver है उसका ध्यान नहीं है, क्लास में है, बच्चे का ध्यान नहीं है, तो वो क्या है, उसके दिमाग में कुछ और विचार चल रहा है, वो क्या है, वो एक noise है। नॉइस का मतलब यहाँ पर हम लोग कम्युनिकेशन में सिर्फ आवाज को, साउंड को नहीं पकड़ के चलेंगे। कोई भी तरह का डिस्टर्बेंस जो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है मैसेज को अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करने में, उसको हम लोग नॉइस कहेंगे। तो ये सारे 8 जो थे, ये सारे एलिमेंट्स थे, इनमें से आपको एक क्वेश्चन कम से कम एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा। मैंने सबका अंडरस्टैंडिंग अच्छी से एग्जाम्पल के साथ आप लोग को दिया हुआ है, ये ईजी हो जाना चाहिए, बिल्कुल भी इसमें हमारा जो है डाउट नहीं रहना चाहिए। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के, अभी हम लोग हर जगह पर जो भी चीज़ों को, कॉन्सेप्ट्स, एस्पेक्ट्स को पढ़ रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। रिलेशन में इंपॉर्टेंट है ये आपको पता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन कैसे होगा उसका बात चल रहा है। इट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, स्टडिंग कम्युनिकेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसलिए टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन कैसे है, 3 है। ऑलरेडी डिस्कशन में मैं आपको ये बता चुका हूं, डिटेल में नहीं, पर इनके बारे में नाम मैंने आप लोग को बताए थे। देखो, नंबर 1 फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, नंबर 2 डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। याद है क्या, ऊपर से नीचे डिसीजन, नीचे से ऊपर फीडबैक, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन अपने लेवल पर, अपने जैसे एम्प्लॉइज को। फिर तीसरा आता है वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन। दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, जो कि बहुत तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है या सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है या ये इंपॉर्टेंट, ऑल 3 ऑफ देम कैरी इक्वल वेटेज फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। चलो क्विकली देखेंगे हम लोग। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो फॉर्मली एक मैनेजर ने, समझो, अपने एम्प्लॉयज़ को या अपने सबऑर्डिनेट्स को, जूनियर्स को जो है ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के वजह से उनको कोई इंस्ट्रक्शन, अभी स्ट्रक्चर मतलब मैं मैनेजर और मेरे हाथ के नीचे 5 एम्प्लॉयज़ है फॉर एग्जाम्पल, तो इस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के वर्च्यू पर मैंने, इनके इस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के वजह से मैंने इन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, कुछ डिसीजन दिया है, कुछ बात बताया है, तो ये क्या हो गया, फॉर्मल हो गया। फॉर्मल कम्युनिकेशन इज ऑफिशियल, मैंने ऑफिशियली उनको कुछ काम दिया है, कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, कुछ डिसीजन दिया उनको, इज द ऑफिशियल मैसेज। फॉर्मल मतलब ऑफिशियल, ध्यान रखो, फॉर्मल मतलब ऑफिशियल, ये वर्ड को याद रखो, फॉर्मल मतलब ऑफिशियल। इज द ऑफिशियल मैसेज दैट इज कम्युनिकेटेड बाय द मैनेजर बाय वर्च्यू ऑफ हिज पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये हमारा फॉर्मल मैसेज है।
फॉर्मल कम्युनिकेशन है। फिर इनफॉर्मल, on the other hand, communication is said to be informal when it is grown up spontaneously from person and group interest. तो स्पॉन्टेनियसली कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ बात ऐसे ही कुछ हायरार्की के वजह से नहीं, जो बात हो रही है बेसिकली वो सारी की सारी इनफॉर्मल है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के थ्रू जो भी काम हो रहे हैं, जो भी बातें हो रही, जो भी मैसेजेस पास ऑन किए जा रहे हैं, डिसीजंस पास ऑन किए जा रहे हैं, वो सारे के सारे हो जाएंगे क्या, वो सारे के सारे हो जाएंगे फॉर्मल। फिर बहुत सिंपल है, डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ये एमसीक्यूज, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ एमसीक्यूज से बना हुआ है। देखो, व्हेन कम्युनिकेशन फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इट इज कॉल्ड एज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। टॉप मैनेजमेंट लेवल से नीचे तक आ रहा है, समझो डिसीजंस आ रहे हैं, पॉलिसीज आ रही है फॉर एग्जांपल, तो ये क्या हो गया, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो गया। व्हेन इट फ्लोज फ्रॉम बॉटम टू अप इट विल बी अपवर्ड कम्युनिकेशन एज द नेम सजेस्ट। नीचे से ऊपर जनरली फीडबैक्स जाते हैं, इंफॉर्मेशन, डेटा जाता है, जनरली नॉट नेसेसरी। फिर लैटरल और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, जो मेरे आसपास में हो रहा है, मेरे डिपार्टमेंट के अंदर या और डिपार्टमेंट्स, मेरे आसपास में जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके एम्प्लॉइज के साथ अपने लेवल पर जो है, मेरे सराउंडिंग में जो है अगर जो कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। लैटरल और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन रिफर्स टू द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट्स और पीपल ऑन द सेम लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जो भी लोग सेम लेवल पर है या अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में जो भी वार्तालाप चल रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, उसको हम लोग लैटरल या हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहेंगे। फिर आता है वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन। कुछ बातें सिर्फ बोल दी गई है, हम लोगों ने ओरल कम्युनिकेशन किया, बातें की, ग्रुप डिस्कशन किए, फेस टू फेस बातें की, तो वो सारे का सारा जो है वो ओरल कम्युनिकेशन हो जाता है। फिर जो भी हमारे सामने पॉलिसीज आए, मिनट्स ऑफ मीटिंग आए, डिस्कशंस आए, रिपोर्ट्स आए, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, ये एक्चुअली रिटन में हुई है, इसलिए ये रिटन कम्युनिकेशन। हम लोग एक्चुअली रिपोर्ट्स लिखते हैं ना, कितना काम हुआ क्या नहीं हुआ, पॉलिसीज लिखी होती है कि कंपनी किस तरीके से कौन से सिचुएशन में कैसा काम करती है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो एक्चुअली ऑल दीज आर रिटन डाउन, इसीलिए ये रिटन कम्युनिकेशन में। देखो यहाँ पर रिटन कम्युनिकेशन इज अ फॉर्मल मेथड। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है, रिटन कम्युनिकेशन इज अ फॉर्मल मेथड। एक बार हमने कुछ चीज़ लिख ली तो वो फॉर्मल हो गई, वो ऑफिशियल हो गई। इज अ फॉर्मल मेथड ऑफ पुटिंग द ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस, रिपोर्ट्स इन राइटिंग। इट क्रिएट्स अ रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस। जो भी हम लोगों ने लिख लिया वो सारा का सारा विल वर्क एज एन एविडेंस। वो स्टोर होता है, वो इंपॉर्टेंट डेटा बन जाता है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बन जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, राइट। सो ऑर्गेनाइजेशन जनरली काम करती है सिर्फ और सिर्फ रिटन बेसिस पर। बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस दिया जाता है रिटन कम्युनिकेशन को ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। व्हेन यू ग्रो अप एंड यू गेट इनटू ऑर्गेनाइजेशंस, आप काम करना स्टार्ट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कुछ भी बात होती है तो जनरली एक दूसरे को, क्लाइंट और सप्लायर के बीच में कुछ बात होती है, या एम्प्लॉयज़ के बीच में आपस में बात होती है, या सीनियर जूनियर्स के बीच में बात होती है, तो जनरली ये बोला जाता है कि राइटिंग में दे दो, मेल पर भेज दो। मतलब क्या होता है, ये एक रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस क्रिएट हो जाता है, राइट। तो ये हमारे थे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। हेलो एवरीवन, दिस इज सी श्रुति अग्रवाल फ्रॉम आकाश अग्रवाल क्लासेस। और आप लोगों का जो क्वेश्चन है कि व्हाट डू आई टीच इन CMA इंटर, वही आंसर करने आई हूँ। देखो, CMA इंटर के अंदर 2 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 के अंदर मेरा जो सब्जेक्ट है दैट इज योर पेपर नंबर 8, जिसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। ये वाला सब्जेक्ट ऑल माइन। उसके बाद ग्रुप 2 में आती है। ग्रुप 2 के अंदर मेरे तो एक पेपर 9 है। पेपर 9 एक्चुअली में ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऐसा सब्जेक्ट है, वो OM एंड SM जिसको बोलते हैं। तो उसके अंदर ये OM वाला पार्ट मेरा है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट आई एम गोइंग टू टीच यू ऑल। एंड देन टॉकिंग अबाउट पेपर 10 होल 100 मार्क्स आई एम गोइंग टू टीच यू, उसका नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और उसके साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी रहता है। FM बोल के जो सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये भी रहता है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए हम वापस से CMA इंटर में मिलने ही वाले हैं। देखो, इफ यू गाइज आर कनेक्टेड विथ अस आकाश अग्रवाल क्लासेस, ये में आप पक्के से बन के निकलोगे, मैं गारंटी ले रही हूँ। यस, आई एम टेकिंग गारंटी कि आप लोगों को
CMA बनने से नो वन कैन स्टॉप। आप लोग अगर हमसे कनेक्टेड रहे, जो आपको बोले उतना फॉलो करे, तो आई एम सो श्योर अबाउट माई कोर्स, बिकॉज हमने ये कोर्स ही ऐसे डिजाइन किया है, सारे लूपहोल्स, एस्पेक्ट सब कुछ कलेक्ट करके आपका इतना सिस्टमैटिकली डिजाइन कोर्स है, इतने क्वालिटी लेक्चर्स हैं, हम जो कुछ करवाते हैं आपको कहीं नहीं मिलेगा, नोवेयर। यस, दिस इज माय वर्ड, कहीं ये सब करने नहीं मिलेगा, इसीलिए इतनी गारंटी है। बट मेरे गारंटी के पीछे का रीजन भी मैं आपको बताती हूँ। गारंटी के पीछे का रीजन ये है कि कोर्स में क्या क्या होता है, मतलब कैसे चलता है ये कोर्स। तो ये कोर्स में सबसे पहले एक मेन बुक होती है, कॉस्टिंग की मेन बुक को मैं बोलती हूँ शिखर, इसका नाम है शिखर। ये आपकी कॉस्टिंग की मेन बुक है, और आपकी वैसे ही FM की ये वाली मेन बुक है। आपको मैं एक छोटा सा ग्लिम्स दिखाती हूँ उसका। दिस इज द शिखर बुक, पूरी कलरफुल बुक है, क्लास वर्क अलग कलर से, होमवर्क अलग कलर से, तो डिफ्रेंशिएट करने में इजी होता है, और कलरफुल देख के हमको अच्छा तो लगता ही है, मज़ा भी आती है। ये मेरी एक बुक हो गई। उसके बाद एकदम मस्त वाली बुक है, जो आप लोगों की लाइफ एक हैसल फ्री बना देती है, क्योंकि इतनी इसको करने के अलावा तुम लोग को ऐसे होता है कि RTP भी करना है, ऑफकोर्स CMA इंस्टीट्यूट जो RTPs, MTPs, पास्ट पेपर्स, वर्कबुक, ये सब भी तो हमको पढ़ना होता है। तो इतने सारी चीज़ें डाउनलोड करो, फिर उनके सोल्यूशन एक जगह, क्वेश्चन एक जगह, इतने सारे PDF, वो सब हैसल फ्री करने के लिए वी हैव एन एक्सक्लूसिव महासंग्राम की सीरीज होती है एक हमारी, यही कोर्स के अंदर डिजाइन महासंग्राम की सीरीज, विच इज कंपाइलेशन ऑफ ऑल योर पास्ट पेपर्स, MTPs, RTPs। ये देखो यहाँ दिखाती हूँ मैं आपको, दिख रहा है पास्ट पेपर्स, RTPs, MTPs, वो भी चैप्टर वाइज, वो भी सोल्यूशन के साथ बनी हुई बुक है। ये चैप्टर वाइज है, विद सोल्यूशन है, टेंशन ही नहीं है। इतनी मस्त प्यारी बुक बनाई है प्रैक्टिस के लिए। जो भी अपन मेन वाली बुक में करेंगे वो सारी प्रैक्टिस आपकी महासंग्राम सीरीज के साथ हो जाती है। अच्छा, सिर्फ इसकी बुक मिलती है क्या? नहीं, इसके लेक्चर्स भी होते हैं। ऐसे नहीं कि बुक देके काम खत्म कर रही हो, ऐसे काम नहीं करते हम, इसके लेक्चर्स भी होते हैं। फिर मैं बात कर रही हूँ मेरी थर्ड वाली बुक की, ऑब्जेक्टिव्स। एक्चुअली यहाँ तक सब कोई कर लेता है, बात आती है ऑब्जेक्टिव्स की। ऑब्जेक्टिव्स इतने नजरअंदाज किए जाते हैं, एकदम ग्रांटेड लेते हैं, और ऑब्जेक्टिव तो है, फिल इन द ब्लैंक तो है, MCQ तो है, हो जाएगा, नहीं होता है। इधर ही बच्चे के मार्क्स जाते हैं, और वही अपने को मार्क्स और स्कोर करने हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव्स जो आपके 25 से 28 मार्क्स के हैं, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और इसकी मैंने अलग से एक बुक बनाई है, वो भी चैप्टर वाइज बाइफर्केट किया है। इट इज कंपाइलेशन ऑफ योर MTPs, पास्ट पेपर्स, RTPs, वर्कबुक। आपकी CMA इंस्टीट्यूट ने जितने ऑब्जेक्टिव्स दिए ना, वो सबको हमने क्या किया है, आई विल शो यू भैया, चैप्टर वाइज कंपाइल कर दिया। ऐसे मिक्स मैच नहीं है, प्योरली एकदम सिस्टमैटिकली अरेंज है। देखो ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल FM की बुक बता रही हूँ मैं। ये आपकी MTP है, ये आपकी RTP है। ऑफकोर्स द बुक इज कलरफुल, वो तो बात ही नहीं है यार। उसके बाद जो है ना, थियोरी भी है ज़रूरी। थियोरी बहुत इग्नोर की जाती है, मतलब एकदम टेकन फॉर ग्रांटेड है। थियोरी भी जान पे आता है पढ़ने के लिए, मज़ा ही नहीं आता है, मतलब कितना रट्टा मारना है। उसका भी एक सोल्यूशन वी हैव, आई विल शो यू द बुक। ये देखो, दिस इज योर कॉस्टिंग की थियरी। इस तरह से बनेगी, एकदम कलरफुल बनेगी, पढ़ने में इतना ज़्यादा मज़ा आएगा कि जो थियरी वाले मार्क्स है ना अपने, वो मार्क्स भी नहीं जाएंगे सच्ची में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से ना बच्चा पढ़ता ही नहीं, और अपने को उस पर और ध्यान देना है, क्योंकि हमको सिर्फ पास नहीं होना है यार, आप लोगों को स्कोर भी करना है। सिर्फ पासिंग अपना ऑब्जेक्टिव रहता ही नहीं है। ये जो ऑब्जेक्टिव्स की मैं बात कर रही या थियोरी की बात कर रही, इनकी सिर्फ बुक मिलेगी क्या? नहीं, इनके एक्सक्लूसिव लेक्चर्स होते हैं, एक्सक्लूसिव लेक्चर मिलेंगे। जैसे महासंग्राम की बुक अलग, उसके लिए अलग से लेक्चर्स मिलेंगे, वैसे ही आपके ऑब्जेक्टिव के एक्सक्लूसिव लेक्चर्स होते हैं, थियोरी के एक्सक्लूसिव लेक्चर्स होते हैं। इस वजह से यू कैन आराम से स्कोर, ये पूरे के पूरे पार्ट में अपन बहुत अच्छा स्कोर निकाल सकते हैं। वी वर्क ऑन एक्सक्लूसिव बेसिस, आपके मेन बुक के जैसे एक्सक्लूसिव लेक्चर्स, महासंग्राम के अलग, ऑब्जेक्टिव्स के अलग एंड थियोरी के अलग। लास्टली द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक एक्सक्लूसिव संजीवनी बुटी।
सीरीज, ये आप लोगों की ऑलरेडी सीएमए फाउंडेशन में जो चल रही है वैसी ही सीएमए इंटर में भी चलती है। आप लोग लेक्चर की क्वालिटी के लिए सीएमए फाउंडेशन हो, सीएमए इंटर हो, यूट्यूब पे देख सकते हो कि कोर्स कैसे कंडक्ट कर रहे हैं। आप लोगों को खुद समझ आ जाएगा कि मैं इतनी श्योर क्यों कि आप लोग के मार्क्स आएंगे ही आएंगे, ये सब फॉलो करोगे तो। ये सीरीज देखो एकदम, मैं आपको बुक दिखाऊँ क्या इसकी, चलो ये आपकी कॉस्टिंग की बुक है, कहाँ गई मेरी बुक, ये लो एफएम की बुक है, देखो दिस इज माय एफएम की बुक, एकदम विद सॉल्यूशन बनी हुई है, क्वेश्चन आंसर कलरफुल बुक है। जितने भी मतलब प्रॉब्लम क्या आती है ना, ये सीरीज का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग इतना सब तो पढ़ लेंगे एग्जाम के एक दिन पहले, क्योंकि अगर आप दोनों ग्रुप देते हो तो आपको एक भी दिन की छुट्टी नहीं, और अगर आप एक ग्रुप देते हो तो आपको एक दिन की छुट्टी आती है। उसमें इतना सब वापस कैसे रिवाइज करेंगे, इसीलिए पूरा सिलेबस, फॉर एग्जांपल मैंने भी आपको एफएम की बुक दिखाई, वो एफएम की फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक में सिर्फ 50 सम्स में पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रिविजन हो रहा है। एग्जैक्टली इस तरह से हम लोग रिविजन को बनाते हैं ताकि आप एग्जाम के एक दिन पहले जो कुछ नेसेसरी है एवरीथिंग इज कवर्ड इन इतना कम नंबर ऑफ सम्स, सो दैट आपका रिविजन एकदम अच्छे से हो जाएगा। दिस इज द रीजन आई एम सो श्योर। एंड आपके जो टेस्ट सीरीज चलते ही है चैप्टर वाइज, वो भी 50 के ऊपर 50+ टेस्ट सीरीज होते हैं, और मॉक टेस्ट पेपर्स अलग, क्विज शो अलग, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग को फन वे में भी पढ़ना होता है, मोटिवेशन गाइडेंस, स्टडी शेड्यूल, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, वो सब का आप टेंशन मत लो, एकदम एक्सक्लूसिवली सीएमए का कोर्स डिजाइंड है। दैट इज व्हाई वी से थिंक सीएमए, थिंक आकाश अग्रवाल क्लासेस। आप लोगों को सीएमए बनने से कोई नहीं रोक सकता इफ यू आर फॉलोइंग ऑल दिस। ये कोर्स आप लोगों के लिए बनाया ही ऐसा है, ठीक है। ओके, सी यू ऑल, बाय बाय। फिर आते हैं हम लोग लास्ट टॉपिक के ऊपर, जो है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। क्या अड़थले हैं, क्या अड़चने हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जो मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पास ऑन करने में, अच्छी तरीके से पास ऑन करने में, अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने में प्रॉब्लम देते हैं। ऐसे कौन से इश्यूज है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनके वजह से जो है रिसीवर मैसेज प्रॉपरली पढ़ नहीं पाता है, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं कर पाता है, इंटरप्रेट नहीं कर पाता है, समझ नहीं पाता है, राइट। सो ये जो है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन है। सम ऑफ द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन आर एज फॉलोज। नंबर 1 इज फिल्टरिंग। 10 पॉइंट्स इंफॉर्मेशन के मेरे पास है, मुझे आप तक पहुंचाने हैं, राइट, जिनमें से मैं सिलेक्ट करके सिर्फ 4 ही बातें आपको बता रहा हूँ, 6 बातें नहीं बता रहा हूँ। जनरली होता नहीं क्या, लोग बुराई करते हैं तो अच्छा ही भूल जाते हैं, सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। जो अच्छी चीज़ें हुई, जो भी कहीं प्रॉब्लम हुआ या कुछ सिचुएशन क्रिएट हो गया, तो वहाँ पर किसी ने बोली हुई बातें, किया हुआ काम में से सिर्फ आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं, जानबूझ के सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं, जो हमारा मीडिया कर रहा है। अगर आपको ये फिल्टरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन देखना है, इसका एग्जांपल चाहिए, तो आप कोई भी न्यूज़ चैनल लगा लो, सिर्फ नेगेटिव इन्फॉर्मेशन दे रहे, पूरी इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रहे, पॉजिटिव न्यूज़ दे ही नहीं रहे, तो क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, डेलिबरेटली जो इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है वो जो है डेलिबरेटली ये चीज़ जानबूझकर ये चीज़ कर रहा है, फिल्टर करके इन्फॉर्मेशन दे रहा है, अपने चॉइस के हिसाब से इन्फॉर्मेशन दे रहा है, पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। तो ये एक बैरियर टू कम्युनिकेशन है। समझ में आया? देखो यहाँ पर एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। A manager filters the information by hiding some meaning and disclosing in such a fashion that the information is appealing to the employees. हो सकता है सिर्फ आधा ही अधूरा नॉलेज दिया, पूरा नॉलेज नहीं दिया हो कि यार तू काम कर और तुझे XYZ अमाउंट का बोनस मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये बताया नहीं कि यार काम इतना लंबा चौड़ा काम है, इतना डिफिकल्ट काम है, इतनी प्रॉब्लम से उसमें रिलेटेड, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन को हाइड किया जा रहा है। तो ये हो गया फिल्टरिंग। When the sender tries to filter the information, he is said to alter the communication in his favor. यहाँ पर जो कम्युनिकेटर है वो क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन को अपने फेवर में हाइड कर रहा है, अपने फायदे के लिए हाइड करके पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। फिल्टरिंग द मैसेज इज अ पावरफुल बैरियर टू कम्युनिकेशन। ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है। फिल्टरिंग द इन्फॉर्मेशन एक बहुत बहुत बड़ा बैरियर है कम्युनिकेशन में। फिर सिलेक्टिव परसेप्शन। परसेप्शन मतलब हमने पहले से ही कुछ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके रख ली, किसी के बारे में पहले से कुछ पिक्चर बना के रखा हुआ है कि यार ये आदमी ना हमेशा टेढ़ा बात करता है। तो अगर वो आपको कुछ समझा भी रहा है या कुछ अच्छा बोल भी रहा है, तो आपके दिमाग में पहले से एक परसेप्शन क्रिएट होकर बैठा है कि ये आदमी टेढ़ा है,
ये आदमी टेढ़ी बात करता है। तो अगर वो कुछ अच्छा बोल भी रहा है तो आप उसको समझ नहीं पाओगे, एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देयर वाज अ परसेप्शन अबाउट द पर्सन। दिस टाइम द फॉल्ट लाइज इन द रिसीवर। अभी यहाँ पर रिसीवर के दिमाग में प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम रिसीवर का, ये बैरियर रिसीवर ने क्रिएट किया कि उसने पहले से एक परसेप्शन बना के रखा हुआ है सेंडर के लिए या सिचुएशन के लिए या मैसेज के लिए, वट एवर इट मे बी। This time the fault lies in the receiver who may indulge in selective perception. The receiver may like to perceive in what he is interested. वो जिसमें interested है या जैसे उसको समझना है उसी तरीके से करते हैं। Perceptual selection may sometimes lead to perceptual distortion. This affects the organization effectively. इससे क्या होता है, ये selective understanding से या अपने हिसाब से understanding से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा बैरियर है। इनफैक्ट ये बैरियर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, रिलेशंस के लिए भी, कि लोग अपने हिसाब से ही बातों को समझते हैं, अपने मन से डिसीजन ले चुके हैं सामने वाले के बारे में, सामने वाले के बातों के स्वभाव के बारे में अंडरस्टैंड नहीं करते, पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझते, सिचुएशन नहीं समझते। सो इट इज़ अ वेरी बिग बैरियर जिसकी वजह से रिलेशंस के ऊपर बहुत स्ट्रेस आ जाता है। फिर लैंग्वेज, दिस इज अ बैरियर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज। जो मीडियम यूज किया हुआ है वो मीडियम अगर समझ में नहीं आ रहा है, सूटेबल नहीं है, रिसीवर के हिसाब से नहीं है, तो इट इज अनदर बैरियर जिससे कि मैसेज जो है समझ में आने वाला नहीं है। When information is worded in a manner not understandable to the receiver, it is quite likely that the message may be misunderstood. अभी मैंने इंफॉर्मेशन दिया है आपको, मैंने ज्ञान दिया है आपको, आपकी पसंद की भाषा में, जो आपको समझ में आती है वो भाषा, जैसे एग्जाम्पल्स आपके आसपास है जिसको आप रिलेट कर सकते हो, वो भाषा का इस्तेमाल किया है, तो जाकर सब्जेक्ट जो है आपके लिए थोड़ा सा, मैं थोड़ा ही बोल रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ईजी बन रहा है। अगर मैं ऐसा भाषा, ऐसा तरीका, ऐसी बातों का, ऐसे एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करूँ जो आपको सूटेबल नहीं है, अंडरस्टैंडेबल नहीं है, तो वहाँ पर जो है कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होने वाला है। इसलिए लैंग्वेज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बैरियर टू कम्युनिकेशन। फिर आते हैं सिमेंटिक बैरियर्स। अब व्हाट आर दी सिमेंटिक बैरियर्स? इट इज बेसिकली सिमेंटिक बैरियर अपने अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड है कि इट इज अ टेंडेंसी ऑफ पीपल टू इंटरप्रेट द सेम मैसेज इन डिफरेंट वेज। इट मे ऑल्सो एक्ट एज अ सिमेंटिक बैरियर। एक ही मैसेज को अलग अलग तरीके से आप इंटरप्रेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको इस तरीके से हाथ कर रहा हूँ तो किसी को लगेगा ये बाय कर रहा है, जो दूर खड़ा है उसको लगेगा ये आदमी बाय कर रहा है। किसी दूसरे को लगेगा ये तो हाई कर रहा है, तो वो भी मुझे हाई सर करेगा। किसी को लगेगा ये बाय कर रहा है तो सर ने बोला कि जाओ बाबा, आओ मत, बाहर से ही जाओ। तो यहाँ क्या होगा, ये एक बैरियर क्रिएट हो गया, ये एक सिमेंटिक बैरियर है। यहाँ पे एक ही मैसेज का इंटरप्रिटेशन अलग अलग तरीके से हो गया, राइट? द वर्ड्स, लैंग्वेज, सिंबल्स, एक्सप्रेशन यूज्ड इन कम्युनिकेशन में डिस्ट्रैक्ट अटेंशन फ्रॉम द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द मैसेज। एक्चुअल मीनिंग जो मैसेज था, ये जो मैंने तरीका यूज किया, एक्सप्रेशन यूज किया, इसके वजह से एक्चुअल मीनिंग जो है वो डिस्टॉर्ट हो गया, वो समझ ही नहीं पाया कोई। फिर है इमोशंस। इमोशंस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कम्युनिकेशन में। अभी इमोशंस किसके? सेंडर का भी इमोशन और रिसीवर का भी इमोशन। जरूरी है कि नहीं? सेंडर ने कौन से सिचुएशन में, वो कौन से मूड में था, उसका कौन से इमोशन से वो गुजर रहा था, ये इंपॉर्टेंट है जब वो मैसेज बना रहे। सिमिलरली रिसीवर को मैसेज कौन से सिचुएशन में मिला, उसका माइंडसेट क्या था, उसका मूड क्या था, ये भी एक इंपॉर्टेंट बैरियर है क्या नहीं है। माँ आपको अच्छे से पूछ रही है, बेटा खाना खा लिया, बेटा खाना खा ले, आपका मूड खराब है, आपने बोला क्या माँ यार पूरा टाइम खाना खाना करती रहती है, मत पूछा कर, मेरे को लगेगा मैं खा लूँगा। अभी इन्फॉर्मेशन आया अच्छे मूड से, लेकिन यहाँ पर मूड सेट नहीं है, तो आप वो इन्फॉर्मेशन को ले पाए क्या, वो भावना को ले पाए क्या? नहीं ले पाए। बहुत बेसिक एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको, बहुत रियल लाइफ एग्जाम्पल दिया है। मैंने बताया कि कम्युनिकेशन का रिलेशन से बहुत लेना देना है। यहाँ पर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन का बात करें, लेकिन इसका लेना देना जो है रिलेशंस के साथ भी, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी रिलेशंस है। कैसे रिलेशन है? सुपीरियर के जूनियर के साथ है, जूनियर के आपस में अपने जो है कॉलीग्स के साथ है, सुपरवाइजर्स के साथ है, मैनेजर्स के साथ है, बॉसेस के साथ है, वगैरह वगैरह। सो यहाँ पर द रिसीवर इज लाइकली टू टेक इनटू अकाउंट द इमोशन ऑफ द सेंडर एंड इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, बहुत सारा डेटा है, बहुत सारी बातें बोल दी, बहुत सारे ऑर्डर्स दे दिए, बहुत सारे डिसीजंस दे दिए, तो उस टाइम पर भी बहुत सारा जो है जो काम का चीज़ नहीं है वो भी आ जाता है।
जो काम का है वो भी आ जाता है, तो फिर रिसीवर को ये समझना मुश्किल हो जाता है कि यार कौन सा ज़रूरी था, कौन सा कम ज़रूरी था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देयर इज़ इंफॉर्मेशन ओवरलोड। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आने की वजह से डिस्टिंग्विश करना डिफिकल्ट हो जाता है कौन सा ज़रूरी है, कौन सा नहीं ज़रूरी है, जिससे अंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं होती है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा बैरियर बन जाता है। यस और नो। इसलिए सिलेक्टिव इन्फॉर्मेशन जितनी इंपॉर्टेंट है सिर्फ उतनी ही दो, जितने में समझ में आ जाएगा उतना ही करो। बहुत ज़्यादा डिटेल में, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स में नहीं जा रहा हूँ मैं, क्यों भाई, इतना सारा इन्फॉर्मेशन हो जाएगा क्योंकि ये नेवर एंडिंग सब्जेक्ट है, इसके अंदर नेवर एंडिंग कॉन्सेप्ट्स है। क्यों हर लेक्चर को 40 मिनट्स, 45 मिनट्स, 1 घंटा, आधा घंटे में ख़त्म करने की कोशिश करें कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो गया, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नॉन वर्बल क्यूज, सॉरी, नेक्स्ट बैरियर है नॉन वर्बल क्यूज। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिंडरिंग द मैसेज, स्पेशली व्हेन दीज क्यूज आर इनकंसिस्टेंट विद द मैसेज। Normally, the receiver expects some consistency in the non-verbal cues with the message being transported. जो cues जो हमने messages बिना बोले देने की कोशिश की है, वो उनका understanding अगर सही नहीं है, जो डम शेराड्स वाला गेम खेलते हैं ना, तो उसमें नॉन वर्बल क्यूज देते हैं क्या नहीं, बिना बोले आपको क्यूज देना है, बिना बोले आपको उनको मैसेज पास ऑन करना है। तो यहाँ पर हर बार आप लोग एक तरीके के मैसेज के लिए एक ही तरीके के सिग्नल्स यूज करते हैं। अगर आप एक ही मैसेज के लिए हर बार अलग अलग सिंबल, अलग अलग सिग्नल यूज करेंगे तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी होगा क्या, नहीं होगा, जिससे अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने वाला नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट बैरियर है। फिर टाइम प्रेशर, ये तो रहता ही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ऑफन इन ऑर्गेनाइजेशन द टारगेट्स हैव टू बी अचीव्ड विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, द फेलियर ऑफ विच हैज एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस। फिर इन अ हेस्ट टू मीट दीज डेडलाइंस द फॉर्मल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशंस आर शॉर्टेंड और मैसेजेस आर पार्शली गिवन, क्योंकि बहुत सारा प्रेशर रहता है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर काम खत्म होना रहता है। तो इतने सारे प्रेशर में जब हमें फटाफट में काम करना है, डेडलाइन के हिसाब से काम को फिनिश करना है, तो बहुत बार क्या होना स्टार्ट हो जाता है कि जो प्रॉपर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है, फॉर्मल सिस्टम्स है, वो फॉलो नहीं किए जाते हैं। मेल पर बातें नहीं लिखी जा रही है, बोल दिया मैंने बोल दिया, उसको फ़ोन पे बोल दिया, वो काम कर देगा। मेल पर रहेगा तो वो एविडेंस है, वो प्रूफ है, वो रिमाइंडर है ना। हो सकता है कि मेल के ऊपर 4 पॉइंट लिखे हैं, आपने बोला 4 बोले थे, वो मेल पर 4 लिखे, सुनने वाले को 2 ही याद रह जाते हैं। जस्ट एक स्मॉल लिटिल एग्जांपल। तो इसमें क्या हो गया, क्योंकि बहुत हेस्ट में था, बहुत हरी में था पर्सन, जिसकी वजह से जो प्रॉपर सिस्टम जो है वो फॉलो नहीं किया गया, जिससे एक बहुत बड़ा बैरियर क्रिएट हो गया, राइट। सो टाइम प्रेशर इज अनदर इंपॉर्टेंट बैरियर। तो इस तरीके से 8 बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन है, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट, जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किए हैं। फिर जब इतने सारे बैरियर्स है तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे होने वाले है ना। बैरियर्स तो होने ही वाले हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स तो होने ही वाले, लेकिन कम्युनिकेशन को हमारा चैलेंज क्या है, इफेक्टिव करना, ताकि जो सेंडर बोलना चाह रहा है वो प्रॉपर इंटरप्रिटेशन जो है वो रिसीवर को हो रहा है, वो कैसे होने वाला है। In order to make communication effective, it is absolutely essential for managers to overcome the barriers. कैसे होने वाले हैं वो? By fostering interpersonal trust. इंटरपर्सनल ट्रस्ट मतलब लोगों के बीच में आपस में हमें डेवलप करना है बहुत ज़्यादा ट्रस्ट, लोगों को भरोसा हो, एक दूसरे की बातें समझ में आए, एक दूसरे के तरीके समझ में आए। रेगुलेट द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, एक प्रॉपर चैनल से जो है रेगुलेट, मतलब इन्फॉर्मेशन जो है वो पूरा टाइम पास ऑन होते रहना चाहिए। हैव फीडबैक बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल, जो भी है आप फीडबैक लेते रहो ताकि समझ में आए कि इन्फॉर्मेशन प्रॉपर पास ऑन हुआ या नहीं हुआ। सिंप्लीफाइंग द मेथड, सिंप्लीफाइंग द लैंग्वेज विच इज बीइंग यूज्ड। इफेक्टिव लिसनिंग, देखो ये रिसीवर की बात है, मैं कितना भी अच्छा टीचर हो जाऊँ, अगर आपने फोकस करके बातें सुनी नहीं है, ध्यान दिया नहीं है, तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव होने वाला है क्या? बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सी द इमोशंस डू नॉट क्लाउड एंड डिस्टॉर्ट द मैसेज, जहाँ पर इमोशंस को हम लोगों ने थोड़ी देर के लिए जो है इनसिग्निफिकेंट करना चाहिए, उनका रोल कम कर देना चाहिए, क्योंकि जिसके अगर इमोशंस आ जाते हैं तो मैसेज का इंटरप्रिटेशन क्लियर नहीं हो पाता है, अच्छा नहीं हो पाता है। एंड अंडरस्टैंड द नॉन वर्बल क्यूज। सो ये सारे जो है तरीके अपनाए जाएंगे तो जाकर जो है जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो बहुत इफेक्टिव बन सकता है, राइट। सो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक ग्रुप एनवायरनमेंट के अंदर कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि काम कुछ भी हो, प्लानिंग हो, कंट्रोल हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, लीडिंग हो, कोऑर्डिनेटिंग हो, कोई भी तरह स्टाफिंग हो, सारा का सारा काम जो है कम्युनिकेशन के थ्रू किया जा रहा है। इसलिए कम्युनिकेशन इज द लाइफ लाइन ऑफ अ रिलेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज द आर्टरी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम क्रिएट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट।
इसी के साथ हमारा कम्युनिकेशन एंड हो गया है। टॉपिक छोटा था, लेकिन छोटा होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, तो प्लीज़ इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, निगलेक्ट नहीं करना है। अपने लाइफ में भी आप कोशिश कीजिए इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने की। कम्युनिकेशन करते पहले तो सबसे पहले कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस समझे, एंड फिर कम्युनिकेशन करते वक्त ये सारी बातों का भी जो है सारी बातों को भी ध्यान रखें, तो आपकी लाइफ और आपके आसपास के रिलेशंस जो है वो बहुत अच्छे चलेंगे, राइट। आई विल एंड टुडे सेशन। हाँ, हम लोग जो है कम्युनिकेशन आज कंप्लीट कर चुके, तो मैं आज इस सेशन में सिर्फ कम्युनिकेशन ही करूँगा। अगले सेशन में हम लोग जो है आगे के टॉपिक्स कंटिन्यू करने वाले हैं। आई होप यू आर वॉचिंग ऑल दी लेक्चर्स। आई होप आप लोग को जो है मैथ्स और स्टैट्स और एलआर और अकाउंट्स और ये सारी चीज़ें, इकोनॉमिक्स वगैरह आपको सब समझ में आ रहा है। इन केस आपको कुछ अच्छा फीडबैक है, कुछ भी चीज़ है, तो यू कैन गेट बैक टू अस, राइट। आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके फ्रेंड्स के साथ, आप जिन लोगों को रिक्वायरमेंट है इन सब चीज़ों का, उनके साथ शेयर करोगे, राइट। आकाश अग्रवाल क्लासेस के पास ऐसे बहुत सारे जो है चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। CMA फाउंडेशन में तो आप देख ही रहे हो, CMA इंटर के लिए भी ऐसा बहुत सारा हमारे पास मटेरियल है, डेटा है, लेक्चर्स है, ऐसे रिवीजन मॉड्यूल्स है आप लोगों को, ऐसे रिवीजन के लेक्चर्स है आपको देने के लिए, पूरा कोर्स है आपको लोग को देने के लिए। देखो, रिवीजन तो एट द एंड ऑफ द कोर्स आता है, बट एक्चुअल में पूरा कोर्स है आप लोग के पास, आप लोग को देने के लिए। सारे जो फैकल्टी मेंबर्स है, जो पूरा टीम है, इट इज़ ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर टीचिंग ओवर हियर। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा हेल्प, बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, राइट। सो आई एंड इट टुडे। We'll meet in the next lecture. Until then, goodbye. Do take care.